साम्राज्यीय राजवंश की राजकुमारी एक गुरु की तलाश में पर्वत पर आई थी। फिर भी संप्रदाय की सभी पर्वत चोटियों में से उसने सबसे उपेक्षित और सबसे कमजोर चोटी दाओयान पीक को चुना। जैसे ही मैं राजकुमारी को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करने वाला था, बाकी 7 चोटियों के बुजुर्गों ने तुरंत अपना विरोध जताया। भले ही मैं सिस्टम के माध्यम से पूरे संप्रदाय का सबसे मजबूत पूर्वज बन चुका था, लेकिन केवल सेक्ट मास्टर ही मेरी सच्ची पहचान जानते थे। बाकी सभी के लिए मैं केवल एक गिरी हुई पर्वत छोटी का पहला पीठ था। उनकी नजर में एक स्वाभिमानी साम्राज्यीय राजकुमारी को मेरी शिष्या बनने देना यिनिया राजवंश के लिए बहुत बड़ा अपमान होता। हालांकि सुवान ने हर विरोध को नजरअंदाज किया और सीधे मेरी तरफ बढ़ी। मैं पहले ही अपना फैसला कर चुकी हूँ। दाओयान पीक के प्रथम पीठ लेन कुआन, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहती हूँ। क्या? जैसे ही मैंने अपना नाम सुना, मैं भ्रम में प्रतिक्रिया देने से खुद को नहीं रोक पाया। सेक्ट मास्टर मुकाई चेंग की आंखें भी आश्चर्य से भर गईं। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सुवान उन्हें छोड़कर सीधे पैट्रियार्क की शिष्या बनने का विकल्प चुनेगी। बेशक उन्हें यह विश्वास नहीं था कि उसने मुझे केवल इसलिए चुना क्योंकि मैं जवान और हैंडसम दिखता था। इसके पीछे जरूर कोई और वजह थी। हालांकि उन्हें अभी तक नहीं पता था कि वह क्या थी। जो वह नहीं जानते थे वह यह था कि सुजुआन कभी 9 हेवेंस एम्प्रेस थी, जो मानवता के सबसे शुरुआती युग का एक बेजोड़ अस्तित्व थी। अपने पिछले जीवन में वह अंधकार के युग से गुजरी थी। अंधकार को मिटाने और अनगिनत दुश्मनों का वध करने के बाद उसने अपने एम्परर लेवल कल्टीवेशन के साथ इमोर्टल रिल्म को तोड़कर आगे बढ़ने और अनंत जीवन प्राप्त करने की कोशिश की थी। लेकिन उसने इमोर्टल रिल्म की सुरक्षा को कम आंका था। जैसे ही उसने उस क्षेत्र के प्रवेश द्वार को जबरन खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, अनगिनत छिपे हुए दुश्मनों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। कोई अन्य विकल्प न होने पर सुवान ने इस दुनिया में पुनर्जन्म लिया। अपने पिछले जीवन में इमोर्टल रिल्म से प्राप्त एक इमोर्टल ट्रेजर का उपयोग करते हुए उसने पाया कि दाओयान पीक का पहला पीठ लैंकुआन इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। भले ही वह मुश्किल से विश्वास कर सकती थी कि मेरे जैसा एक युवा व्यक्ति पहले स्थान पर था, फिर भी उसने इमोर्टल ट्रेजर पर भरोसा करना चुना। यही कारण था कि वह मेरी शिष्या बनना चाहती थी और मेरी सुरक्षा प्राप्त करना चाहती थी। राजकुमारी, मेरा सुझाव है कि आप पुनर्विचार करें, ग्रैंड एल्डर याओ ने कहा। दाओयान पीक के प्रथम पीठ के युवा और हैंडसम रूप को अपने निर्णय को धुंधला न करने दें। याओ को कोई अंदाजा नहीं था कि राजकुमारी वास्तव में क्या सोच रही थी। उसने बस यह मान लिया कि यह युवा राजकुमारी एक साधारण लड़की की तरह मुझ पर मोहित हो गई थी। इस डर से कि नयू राजवंश बाद में संप्रदाय को दोष न दे, उसने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की। उस पल मैंने भी जिज्ञासा से राजकुमारी की ओर देखा। वह निश्चित रूप से सुंदर थी, लेकिन 10,000 वर्षों तक जीवित रहने के बाद मैंने सुंदरता के प्रति काफी प्रतिरोध विकसित कर लिया था। जिस चीज ने वास्तव में मेरा ध्यान खींचा वह उसके शरीर के चारों ओर की धुंधली प्राचीन आभा थी। फिर भी सुजुआन ने याओ को नजरअंदाज कर दिया और खुद को दोहराया। दाओयान पीक के प्रथम पीठ लैंकुआन, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहती हूँ। याओ ने त्योरियां चढ़ाई। उसकी नजर में मैं केवल एक कल्टीवेटर था जिसने 100 से कम वर्षों तक अभ्यास किया था। मैं एक साम्राज्यीय राजकुमारी का गुरु बनने के योग्य बिल्कुल नहीं था। फिर एक उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के अहंकारी रवैये के साथ उसने मुझे डांटा। दाओयान पीक के प्रथम पीठ, कृपया अपनी औकात जाने और उनके अनुरोध को अस्वीकार करें। इनु राजवंश की सबसे बड़ी राजकुमारी के भविष्य में देरी न करें। मेरी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। मैंने जानबूझकर लो प्रोफाइल बनाए रखा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी साधना में बाधा डाले। लेकिन अब क्या संप्रदाय के इन जूनियरों ने कुछ ज्यादा ही हद पार नहीं कर दी थी? उसी क्षण सेक्ट मास्टर मुकाई चेंग तनाव को कम करने के लिए बीच में आए। अंत में वह सबसे बड़ी राजकुमारी को मेरे संप्रदाय में प्रवेश करने और मेरी शिष्या बनने देने के लिए सहमत हो गए। ग्रैंड एल्डर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाते, मेरे शरीर से अचानक एक गहरा लाल डिवाइन लाइट फूट पड़ा। या उन्हें ध्यान से देखा और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह 9 स्वॉर्ड्स पैट्रियार्क की हेवनली रेड डिवाइन स्वॉर्ड है। हेवनली रेड डिवाइन स्वॉर्ड को देखना खुद 9 स्वॉर्ड्स पैट्रियार्क को देखने के समान था। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि पैट्रियार्क अपनी तलवार मुझे सौंप देंगे। मैंने कभी तलवार बाहर निकालने का इरादा नहीं रखा था, मैंने ठंडक से कहा। लेकिन आप लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। दाओयान पीक भले ही गिर चुका हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब चाहें आप हमें नीचा दिखा सकते हैं। डिसिप्लिन एक्सेप्टेंस सेरेमनी खत्म होने के बाद आप सभी लोग जिन्होंने दाओयान पीक को परेशान किया है एबिस टावर में प्रवेश करेंगे। आप इसे क्लियर करने के बाद ही पहले पीठ के रूप में अपना स्टेटस वापस पाएंगे। सातों पहले पीठ अपनी जगह जम गए। एबिस टावर 9 स्वॉर्ड्स पैट्रियार्क द्वारा विशेष रूप से उन लोगों को सजा देने के लिए बनाया गया था जो गलतियां करते थे। भले ही वे इसे क्लियर करने में कामयाब हो जाएं, फिर भी उन्हें शरीर और आत्मा दोनों में अकल्पनीय पीड़ा सहनी पड़ेगी। या उन्हें तुरंत विरोध किया। पैट्रियार्क ने आपको हेवनली रेड डिवाइन स्वॉर्ड इसलिए दी ताकि आप कानून को निष्पक्ष रूप से लागू कर सकें। फिर भी आप अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बूढ़ा आदमी इसे स्वीकार करने से इनकार करता है। और ऐसा क्या होगा जो आपको इसे स्वीकार करने पर मजबूर कर दे? मैंने पूछा। केवल खुद 9 स्वॉर्ड्स पैट्रियार्क का एक आदेश। वह अहंकार से मुस्कुराया। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप जब चाहें 9 स्वॉर्ड्स पैट्रियार्क को बुला सकते हैं। याओ के घमंडी चेहरे को देखते हुए मैंने सतह पर एक असहाय मुस्कान दिखाई, लेकिन गुप्त रूप से अपनी शक्ति को एक्टिवेट किया। पल भर में प्लाजा के ऊपर का नीला आकाश और सफेद बादल गायब हो गए। काले बादलों की परतें उमड़ पड़ी, जबकि बिजली की लकीरों ने आसमान को भर दिया। हालांकि याओ को एक बुरा एहसास हुआ था, फिर भी उसे यह विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि 9 स्वॉर्ड्स पैट्रियार्क सचमुच दिखाई देंगे। जैसे ही सुजुआन ने यह नजारा देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ऐसा हेवनली फेनोमेनन बनाने के लिए 9 स्वॉर्ड्स पैट्रियार्क के पास कम से कम गोल्डन रिल्म कल्टीवेशन होना चाहिए।
फिर आसमान से एक आवाज उतरी, दाओयान पीक के प्रथम पीठ याओ, आपने इस पीठ द्वारा बनाए गए नियमों को नजरअंदाज किया है। आपका अपराध गंभीर है। मैं इसके द्वारा आपकी सभी कल्टीवेशन को अस्थायी रूप से सील करता हूँ। यदि आप एबिस टावर को क्लियर करने में विफल रहते हैं तो आपकी कल्टीवेशन कभी बहाल नहीं होगी। वह प्राचीन और भारी आवाज हर दिशा से गूंज उठी। भयानक दबाव ने स्वान को भी, जो अपने पिछले जीवन में एक एम्परर थी, थोड़ा कंपा दिया। मेरे हाथ में मौजूद हेवनली रेड डिवाइन स्वॉर्ड ने रोशनी की एक किरण छोड़ी जो याओ के शरीर में प्रवेश कर गई। उसकी कल्टीवेशन, जिसे उसने सैकड़ों वर्षों से संचित किया था, पूरी तरह से सील हो गई। बाकी 6 पहले पीठ भी कांपने लगे। याओ की तरह उनमें से किसी ने भी 9 स्वॉर्ड्स पैट्रियार्क के सचमुच एक्शन लेने की उम्मीद नहीं की थी। आप 6 लोगों ने सजा से बचने की कोशिश की और यहां तक कि गंभीर अपराध करने में याओ का समर्थन किया। आप सभी को भी सजा दी जाएगी। एबिस टावर को क्लियर करें और तभी पहले पीठ के रूप में आपका स्टेटस बहाल होगा। जैसे ही आवाज गायब हुई, याओ और अन्य 6 रोशनी की 7 धाराओं में बदल गए और एबिस टावर की ओर उड़ गए। सेक्ट मास्टर मुकाई चेंग अपनी आंखें फाड़े वहां खड़े रहे। याओ, तुम्हें पैट्रियार्क को उकसाने के लिए किसने कहा था? 10,000 वर्षों में अपनी पहली सच्ची शिष्या को स्वीकार करने के बाद मैं सुजवान को वापस दाओयान पीक ले आया। जैसे ही हमने पर्वत के क्षेत्र में प्रवेश किया, सिस्टम की आवाज गूंज उठी, बधाई हो होस्ट, आपने आज का मुख्य लाइंग फ्लैट मिशन पूरा कर लिया है। एक शिष्य स्वीकार करें। इनाम 10,000 लाइंग फ्लैट पॉइंट्स। स्पेशल बोनस, एक शिष्य स्वीकार करने का गिफ्ट पैक। अपने दिल में मैंने चुपचाप कहा, इसे खोलो। बधाई हो होस्ट, आपने हेवनली मोर्टल हार्ट सूत्र प्राप्त किया है। बधाई हो होस्ट, आपने गुड इंटेंट इमोर्टल स्वॉर्ड प्राप्त की है। बधाई हो होस्ट, आपने 1 लाख लाइंग फ्लैट पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। ये पहली बार था जब मुझे इतने सारे लाइंग फ्लैट पॉइंट्स मिले थे। तभी मेरे पीछे से अचानक एक मीठी महिला की आवाज आई, मास्टर, मैं वास्तव में आपकी पोशाक के किनारे को अब और नहीं पकड़ सकती। मुझे इसके बजाय आपको इस तरह पकड़ने दीजिए। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी तलवार पर बहुत तेजी से उड़कर पर्वत की ओर वापस जा रहा था। अपने पिछले जीवन की बेजोड़ 9 हेवंस एम्प्रेस सुजुआन भी इस गति को सहन नहीं कर सकी और उसने अनजाने में मेरी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली थी। ठीक है, मैंने शांत रहने का नाटक करते हुए जवाब दिया। हालांकि मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि मेरे पीछे की राजकुमारी जितना दिखा रही थी उसे कहीं अधिक छिपा रही थी। इसलिए मैंने धीरे धीरे अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड की गति धीमी कर दी। जल्द ही हम दाओयान पीक पहुंच गए। तुम अब छोड़ सकती हो। सुजुआन ने मुझे जल्दी से छोड़ दिया, फिर फ्लाइंग स्वॉर्ड से नीचे कूद गई। मेरी दाहिनी तर्जनी की एक हल्की सी हरकत से उसके पीछे एक सफेद बादल जैसा कुशन दिखाई दिया। शिष्या, इस पर बैठो। सुजुआन ने सिर हिलाया और शालीनता से बैठ गई। ये न्यू राजवंश की सबसे बड़ी राजकुमारी के रूप में मैं मानता हूं कि आप पहले से ही हेवनली स्पिरिट वर्ल्ड और कल्टीवेशन की बुनियादी बातों को समझती हैं। सुजुआन ने धीरे से सिर हिलाया। वह पहले से ही कल्टीवेशन के बुनियादी ज्ञान से गहराई से परिचित थी, जिसमें दुनिया के सभी प्रमुख गुटों के बारे में जानकारी शामिल थी। मैंने सिर हिलाया। फिर भी आपके गुरु के रूप में मुझे कुछ बातों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहिए। कल्टीवेशन के रिल्म खजाने कल्टीवेशन तकनीकों और अन्य वस्तुओं की रैंक के अनुरूप होते हैं। मास्टर, वास्तव में एक इमोर्टल रिल्म भी है, सुजुआन ने मन ही मन सोचा। हेवनली स्पिरिट वर्ल्ड में अर्थ रिल्म तक पहुंचना पहले से ही अविश्वसनीय रूप से कठिन था। कल्टीवेशन की विरासत में रुकावट के कारण इमोर्टल रिल्म को बहुत पहले ही भुला दिया गया था। लेकिन मेरे पैट्रियार्क को एक बार एक सीक्रेट रिल्म की खोज के दौरान संयोग से पता चला था कि अर्थ रिल्म के ऊपर इमोर्टल रिल्म और मिथिकल रिल्म मौजूद है। सुजुआन ने काफी देर तक इस पर विचार किया। क्या वास्तव में इमोर्टल रिल्म के ऊपर एक मिथिकल रिल्म थी? क्या ऐसा क्षेत्र सचमुच अस्तित्व में हो सकता है? अंत में उसने फैसला किया कि यह वास्तव में संभव था। मास्टर, मेरा एक सवाल है, क्या आप 9 स्वॉर्ड्स पैट्रियार्क के कल्टीवेशन रिल्म को जानते हैं? बेशक मुझे पता था, लेकिन सुजुआन को बताना उसकी भविष्य की वृद्धि के लिए बेहद हानिकारक होता। मैं नहीं चाहता था कि मेरी पहली शिष्या मेरी ताकत पर भरोसा करे और हर जगह परेशानी खड़ी करे। इसीलिए मैंने शांति से उत्तर दिया, पैट्रियार्क ने मुझे कभी नहीं बताया। सुजुआन की आवाज में निराशा की झलक थी। यदि वह 9 स्वॉर्ड्स पैट्रियार्क की वास्तविक ताकत जान जाती तो वह यह निर्धारित कर सकती थी कि स्वॉर्ड क्लाउड सेट उसकी सुरक्षा करने में सक्षम है या नहीं। तब वह यह योजना बनाना शुरू कर सकती थी कि भविष्य में कौन सा रास्ता चुनना है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा। हालांकि मुझे पैट्रियार्क का कल्टीवेशन रिल्म नहीं पता है। जब तक आप दाओयान पीक पर रहेंगी, मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मेरे चेहरे पर गंभीर भाव देखकर सुजुआन दुविधा में पड़ गई। मास्टर, अगर आप जानते कि मेरे सबसे शक्तिशाली दुश्मन के पास 28वीं लेयर अर्थ रिल्म कल्टीवेशन है, तो आप निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं कह पाते। फिर भी अगर वह इस संकट से बच सकी तो वह मेरी कल्टीवेशन को अर्थ रिल्म तक बढ़ाने के लिए अपने सभी प्रयास समर्पित कर देगी। आगे मैं इस पीक के नियमों के बारे में बताऊंगा। सुजुआन ने तुरंत खुद को संभाला और सुनने के लिए तैयार होकर एक गंभीर भाव धारण किया। पहला, एक शिष्य कैसे कल्टीवेट करता है, इसका निर्णय पूरी तरह से मास्टर द्वारा किया जाएगा। सुजुआन तुरंत स्तब्ध रह गई। वह कुछ सीखने के लिए मेरी शिष्या नहीं बनी थी। उसका मुख्य उद्देश्य 9 स्वॉर्ड्स पैट्रियार्क की सुरक्षा प्राप्त करना था। लेकिन अब न केवल वह मनचाही सुरक्षा प्राप्त करने में विफल रही थी, बल्कि उसे एक ऐसे मास्टर की बात भी सुननी पड़ रही थी जिसका कल्टीवेशन उसके पिछले जीवन से कम था। क्या यह सीधे तौर पर मुसीबत मोल लेना नहीं था? राजकुमारी, चिंता न करें, मैंने कहा। आप शुरुआत में मेरे द्वारा सिखाई गई कल्टीवेशन मेथड से संतुष्ट नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ समय बाद आप बहुत संतुष्ट होंगी। क्या मैंने सच में सोचा था कि वह केवल यिन्यू राजवंश की सबसे बड़ी राजकुमारी थी? वह 9 हेवंस इम्प्रेस थी, एक ऐसी शख्सियत जो कभी अनगिनत राइटियस कल्टीवेटर्स से ऊपर खड़ी थी। जब कल्टीवेशन और यहां तक कि कल्टीवेशन रिसोर्सेज की आपूर्ति की बात आती थी तो उसे अपने मास्टर की मदद की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं हो सकती थी। स्वाभाविक रूप से मैंने सुजुआन की आंखों में अविश्वास देखा।
उसने मुझे उस पल का और भी अधिक इंतजार कराया जब उसकी आत्मा और शरीर दोनों पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। लगता है आपको अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है, तो चलिए एक शर्त लगाते हैं। यदि 1 महीने के लिए आप पूरी तरह से मेरे निर्देशों के अनुसार कल्टीवेट करती हैं और आपकी सुधार की दर आपकी पिछली कल्टीवेशन स्पीड से आगे नहीं निकलती है, तो आप अपने तरीके से कल्टीवेट करने के लिए वापस लौट सकती हैं। ये सुनने के बाद उसने आखिरकार सावधानी से सिर हिलाया। दूसरा, मेरी अनुमति के बिना किसी शिष्य को पर्वत छोड़ने की अनुमति नहीं है। सुजवान को लगा कि यह नियम अभी भी स्वीकार्य था, इसलिए उसने धीरे से सिर हिलाया। अब जब नियमों के बारे में बता दिया गया है, तो मैं आधिकारिक तौर पर आपको दाओ यान पीक की कल्टीवेशन मेथड सिखा सकता हूँ। यह सुनकर सुजवान सीखने के लिए तैयार दिखी। गंभीरता से वह वास्तव में जानना चाहती थी कि 9 स्वॉर्ड्स पैट्रियार्क इतने शक्तिशाली क्यों थे कि उन्हें दूसरे देशों के लोग भी जानते थे। सुजवान के सामने एक किताब जिस पर हेवनली मोर्टल हार्ट सूत्र लिखा था, एक तलवार के साथ दिखाई दी। उनकी जांच करने के बाद सुजवान ने थोड़ा निराश भाव व्यक्त किया। वह नहीं बता सकती थी कि हेवनली मोर्टल हार्ट सूत्र किस लेवल का था, लेकिन वह तलवार केवल एक मोर्टल मैजिकल ट्रेजर थी। तार्किक रूप से कहें तो भले ही दाओ यान पीक स्वॉर्ड क्लाउड सेक्ट की 9 चोटियों में सबसे कमजोर थी, फिर भी मुझे अपनी शिष्या को मोर्टल ग्रेड स्वॉर्ड टाइप ट्रेजर नहीं देना चाहिए था। मुझे इस प्रतिक्रिया की पहले से ही उम्मीद थी। जो 2 वस्तुएं मैंने आपको दी हैं वे साधारण से बहुत दूर हैं। हेवनली मोर्टल हार्ट सूत्र आपके लिए 9 स्वॉर्ड्स पैट्रियार्क द्वारा मुझे सौंपा गया था। सुजवान की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। तो 9 स्वॉर्ड्स पैट्रियार्क मेरे बारे में ऊंचा सोचते हैं। उसके दिल में उत्साह की एक छोटी सी लहर उठी। फिर आपने मुझे मोर्टल ग्रेड स्वॉर्ड ट्रेजर क्यों दिया? इस तलवार को कम मत आंकिए, मैंने समझाया। पैट्रियार्क के अनुसार यदि आप उनके तरीके का पालन करती हैं तो इसकी रैंक लगातार बेहतर हो सकती है। सुजवान के मुंह से एक चौंकाने वाली चीख निकली। ये इंप्रूव हो सकती है। अपने पिछले जीवन में भी उसने शायद ही कभी ऐसा टॉप टियर ट्रेजर देखा था। 9 स्वॉर्ड्स पैट्रियार्क के पास वास्तव में कुछ गंभीर स्किल्स थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वह दूर दूर तक प्रसिद्ध थे और उन्होंने इतनी कैजुअली उसे ऐसी वस्तु दे दी थी। स्पष्ट रूप से उन्हें इस तलवार की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इस बात ने सुजवान को 9 स्वॉर्ड्स पैट्रियार्क के वास्तविक कल्टीवेशन के बारे में और भी अधिक उत्सुक बना दिया। 1 मिनट बाद सुजवान ने हेवनली मोर्टल हार्ट सूत्र और गुड इंटेंट इमोर्टल स्वॉर्ड दोनों को अपनी आत्मा से बांधना समाप्त कर लिया था। मास्टर, मैंने दोनों वस्तुओं को एब्जॉर्ब कर लिया है। कल्टीवेट करने के लिए मुझे आगे क्या करना चाहिए? मेरी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। जैसा कि 18 साल की उम्र में ही हेवनली रिल्म की 9वीं लेयर पर पहुंचने वाले व्यक्ति से उम्मीद थी, उसकी प्रतिभा वास्तव में मॉन्स्ट्रस थी। हेवनली मोर्टल हार्ट सूत्र के लिए सामान्य रूप से कल्टीवेट करें। याद रखें, आपको ओवर कल्टीवेट नहीं करना है या बिना आराम किए ट्रेनिंग नहीं करनी है। सुजवान जम गई। सामान्य रूप से कल्टीवेट करें और उसे खुद को सीमा से परे धकेलने या बिना सोए कल्टीवेट करने की अनुमति नहीं थी। क्या यह हेवनली मोर्टल हार्ट सूत्र कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं था? मास्टर, अगर मैं असामान्य रूप से कल्टीवेट करती हूं तो क्या होगा? आप अचानक मर जाएंगी। ये सुनने के बाद वह केवल असहाय होकर सिर हिला सकी। वैसे मास्टर, हमारी एक शर्त है। यदि आप 1 महीने के बाद हार जाते हैं तो क्या मैं अपनी खुद की तकनीकों को कल्टीवेट करने में असमर्थ नहीं रहूंगी? मैंने शांति से उत्तर दिया, चिंता न करें। यदि मैं शर्त हार जाता हूं तो पैट्रियार्क व्यक्तिगत रूप से आपकी कल्टीवेशन तकनीक को हटा देंगे। इसे हटा देंगे? सुजवान ने पहले भी ऐसी बात सुनी थी। कल्टीवेशन तकनीक को हटाने के लिए कम से कम सेंट रिल्म कल्टीवेशन की आवश्यकता होती है। यदि मास्टर जो कह रहे थे वह सच था, तो 9 स्वॉर्ड्स पैट्रियार्क के पास वास्तव में सेंट रिल्म स्ट्रेंथ हो सकती है। दुर्भाग्य से वह अभी भी अर्थ रिल्म से एक पूरा मेजर रिल्म नीचे था। मास्टर, आप मुझसे छल तो नहीं कर रहे हैं ना? कल्टीवेशन तकनीक को हटाने के लिए सेंट रिल्म कल्टीवेशन की आवश्यकता होती है। क्या पैट्रियार्क के पास सेंट रिल्म कल्टीवेशन है? शिष्या इतना सब कैसे जानती थी? शिष्या, मुझे नहीं पता कि पैट्रियार्क किस रिल्म में है, लेकिन जब से उन्होंने कहा है कि वह यह कर सकते हैं तो वह ऐसा करने में सक्षम होने चाहिए। जहां तक बात है कि क्या वह सेंट रिल्म में है, मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक रूप से मामला है। शायद उनके पास कोई अन्य मेथड हो। सुजवान ने उस स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया। क्योंकि मैंने इतना आश्वस्त करने वाला अभिनय किया था, इसलिए उसने किसी भी संदिग्ध बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर, मास्टर, यह तलवार अपनी रैंक कैसे बढ़ा सकती है? मेरी दाहिनी तर्जनी की एक हरकत के साथ हमारे सामने खाली जगह में जलाऊ लकड़ी का एक पहाड़ जैसा ढेर दिखाई दिया। प्रतिदिन 100 टुकड़े लकड़ी काटने के लिए गुड इंटेंट स्वॉर्ड का उपयोग करें। लंबे समय तक बने रहें और इसकी रैंक बढ़ जाएगी। लकड़ी काटना। सुजवान पूरी तरह स्तब्ध रह गई। अपने पिछले जीवन में वह एक एम्प्रेस थी। इस जीवन में वह न्यू राजवंश की सबसे बड़ी राजकुमारी और राजवंश की भावी शासक थी। और अब, आज से उसे एक नौकर की तरह लकड़ी काटनी पड़ रही थी और उसे तलवार से ऐसा करना पड़ रहा था। न केवल इससे उसकी महान छवि को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि यह उसके शरीर को भी पीड़ा देगा। मास्टर, आप सच में मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हैं? मेरा लहजा बेहद सख्त था। बिल्कुल नहीं। यदि आप लकड़ी नहीं काटना चाहती हैं तो गुड इंटेंट स्वॉर्ड कभी भी रैंक में आगे नहीं बढ़ पाएगी। सुजवान का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह एक तीव्र आंतरिक संघर्ष में पड़ गई। अंत में वह धीरे से बोली, मैं इसे काटूंगी। आखिरकार दाओ यान पीक पर मास्टर और पैट्रियार्क के अलावा मेरी तारीफ सुनकर सुजवान को वास्तव में अंदर से थोड़ी खुशी महसूस हुई। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि अपने पिछले जीवन में उसके पास कभी कोई इतना करीब नहीं था जो उसकी इस तरह तारीफ करे। उसी क्षण उसने मुझे शक्ति का एक प्रवाह इकट्ठा करते हुए और उसे दूर भेजते हुए देखा। इससे पहले कि वह पूछ पाती कि यह क्या था, मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंची। यह आपके ट्रायल असेसमेंट के लिए एक अपॉइंटमेंट है। आज से 3 दिन बाद मैं आपको वहां ले जाऊंगा और देखूंगा कि आपकी स्ट्रेंथ में कितना सुधार हुआ है। सुजवान हैरान रह गई। मास्टर, 3 दिन कोई बड़ा बदलाव दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है, है ना? वास्तव में मेरा टेस्ट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।
मैंने केवल अपना हाथ हिलाया। चलो पहले इसका टेस्ट करते हैं। उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठा, बधाई हो होस्ट, आपने आज का लाइंग फ्लैट टास्क पूरा कर लिया है। इनाम 1000 लाइंग फ्लैट पॉइंट्स। इसे सुनने के बाद मुझे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। आखिरकार मेरे पास पहले से ही 100 मिलियन लाइंग फ्लैट पॉइंट्स थे। फिर मैंने एक्सचेंज प्लेटफॉर्म खोला और उस आइटम को देखा जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता था, पर्पल हेवन नो रिवॉल्यूशन इमोर्टल पिल। इसका सेवन करने के बाद व्यक्ति अर्थ रिलम की 49वीं लेयर से ब्रेक थ्रू करके रेड डस्ट इमोर्टल बन सकता है। आवश्यक लागत 100 मिलियन और 2 लाख लाइंग फ्लैट पॉइंट्स। मैंने दूर लकड़ी काट रही सुजवान की ओर देखा। अब जब मेरे पास एक शिष्या थी तो रेड डस्ट इमोर्टल बनना बस कुछ ही समय की बात थी। कुछ समय बाद मेरे पास एक उत्साहित आवाज गूंजी, मास्टर, गुड इंटेंट स्वॉर्ड प्रोफाउंड ग्रेड में आगे बढ़ गई है। तो अब आप जानती हैं कि आपके मास्टर आपसे झूठ नहीं बोल रहे थे। मैंने उसके शरीर के भीतर के उतार चढ़ाव को देखा। ऐसा लग रहा था कि इस लड़की ने अभी भी ध्यान नहीं दिया था कि उसकी स्ट्रेंथ पहले ही दोगुनी हो चुकी थी। कल ठीक से आराम करो, परसों ट्रायल ग्राउंड में अच्छा प्रदर्शन करना। सुजवान ने सिर हिलाया। जल्द ही उसे थकान महसूस होने लगी। मास्टर की कल्टीवेशन मेथड बिल्कुल भी थकाऊ नहीं लगती। तो फिर मुझे अपने पिछले कल्टीवेशन सेशंस की तुलना में और भी अधिक थकान क्यों महसूस हो रही है? अगले दिन सुजवान ट्रायल ग्राउंड्स के अंदर खड़ी थी और मुझे सुन रही थी। सुवान, इस लॉ एनफोर्समेंट रिलम पपेट पर हमला करने के लिए अपनी 9th लेयर हेवनली रिलम कल्टीवेशन का उपयोग करो। तुम्हारे हमले से हम ये देख पाएंगे कि तुमने कितना सुधार किया है। सुजवान ने सिर हिलाया। फिर जैसा कि मैंने उसे सिखाया था, उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक शक्तिशाली बल में कंडेंस किया और पपेट की ओर वार किया। पल भर में लॉ एनफोर्समेंट रिलम पपेट में धमाका हो गया। पास मौजूद हर कोई चौंक गया। आखिरकार सुजवान ने स्पिरिचुअल एनर्जी से भरपूर केवल एक बुनियादी स्ट्राइक का उपयोग किया था। उसने कोई उचित कल्टीवेशन तकनीक भी इस्तेमाल नहीं की थी। सुजवान खुद भी उतनी ही स्तब्ध थी। 3 दिन पहले उसके लिए इस तरह के पपेट को नष्ट करना पूरी तरह से असंभव होता। इसके बाद वह मेरे पास वापस लौट आई। सुजवान, तुमने बहुत अच्छा किया, मैंने कहा। मेरे निर्देशों के अनुसार कल्टीवेट करना जारी रखो। 27 दिनों में तुम और भी मजबूत हो जाओगी। बधाई हो होस्ट, आपने मेन क्वेस्ट पूरा कर लिया है। इनाम 1 लाख लाइंग फ्लैट पॉइंट्स। अतिरिक्त इनाम एक शिष्य डेब्यू गिफ्ट पैक। मैं तुरंत गिफ्ट पैक खोलता हूँ। बधाई हो, आपने सेल्फलेस स्वॉर्ड इंटेंट प्राप्त कर लिया है। बधाई हो, आपने 1 लाख लाइंग फ्लैट पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। जैसे ही मैं सुजवान को ले जाने वाला था, किसी ने आवाज दी, डाउ यान पीक के प्रथम पीठ। आज से 7 दिन बाद नए भर्ती हुए शिष्य औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए बाहर जा रहे हैं। बेशक आप सबसे बड़ी राजकुमारी को भाग न लेने देने का विकल्प चुन सकते हैं। मैं तुरंत समझ गया कि इस यात्रा से मुझे काफी लाइंग फ्लैट पॉइंट्स मिलने की संभावना है। सुजवान, क्या तुम जाना चाहती हो? ठीक है। सुजवान ने सिर हिलाया। मैं सेक्ट मास्टर की ओर मुड़ा। सेक्ट मास्टर, दाओ यान पीक आज से 7 दिन बाद हर्ब गैदरिंग एक्सपीडिशन में भाग लेगा। दाओ यान पीक लौटने के बाद मैंने सुजवान को बुनियादी कल्टीवेशन तकनीकें दी। कल्टीवेशन के अगले कुछ दिनों में सुजवान की तलवार अर्थ ग्रेड में आगे बढ़ गई। फिर सिस्टम ने मुझे एक नया टास्क दिया। आज का मेन क्वेस्ट, अपनी शिष्या के शरीर की छिपी हुई चोटों को ठीक करें। इनाम 1 लाख लाइंग फ्लैट पॉइंट्स। मैंने तुरंत सुजवान को अपने कमरे में बुलाया। कल्टीवेशन के ये पिछले कुछ दिन आपके लिए कठिन रहे हैं। सुजवान अजीब तरह से रुकी। अंदर ही अंदर वह शिकायत के बिना नहीं रह सकी। इस स्तर का प्रशिक्षण तो एक साधारण व्यक्ति भी पूरा कर सकता है। कठिन? मेरी जूती। मैं जानता हूं कि आप शायद महसूस करती हैं कि इस ट्रेनिंग की इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है और यह कठिन नहीं रहा है, मैंने आगे कहा। लेकिन क्या अब आप अपने पूरे शरीर में कमजोरी महसूस कर रही हैं? यह सुनने के बाद सुजवान को एहसास हुआ कि वह सचमुच ऐसा महसूस कर रही थी। फिर उसे अचानक याद आया कि मैं हर दिन जो ट्रेनिंग असाइन करता था, वह हमेशा ठीक उतनी ही सीमा पर होती थी जितना वह पूरा कर सकती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर हर दिन मुझ पर नजर रखते थे। तो मास्टर यह सब मेरी खातिर कर रहे हैं। उसकी आंखें तुरंत भावना से नम हो गईं। इतने अद्भुत मास्टर, मुझे भविष्य में उन्हें ठीक से चुकाना होगा। मैं थोड़ा भ्रमित था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। 2 बार खांसने के बाद मैंने जारी रखा। 10 दिनों के कल्टीवेशन के बाद आपने काफी छिपी हुई चोटें जमा कर ली होंगी। अपने मास्टर को अपने शरीर को नियंत्रित करने में मदद करने दें। इन पिछले कुछ दिनों को एक साथ बिताने के बाद सुजवान को मुझ पर पूरी तरह से भरोसा हो गया था। उसने सिर हिलाया। मास्टर, कृपया शुरू करें। मैंने अपनी उंगलियों पर स्पिरिचुअल एनर्जी एकत्र की और उसे उसके शरीर में भेज दिया। सुजवान को तुरंत ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के हर इंच से अनगिनत चींटियां रेंग रही हों। दर्द असहनीय था। मैं मन ही मन हैरान था। यह लड़की बिना एक भी आवाज किए इतना दर्द सह सकती है। कुछ समय बाद मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस खींच ली। सुजवान ने तुरंत अपनी सारी ताकत खो दी और गिर पड़ी। जब उसने आखिरकार होश संभाला तो वह बेहोशी की हालत में बोली, मास्टर, यह क्या है? यह बहुत गर्म और सख्त महसूस होता है। यह मुझे सुरक्षित महसूस कराता है, जैसे मैं इस पर भरोसा कर सकती हूँ। मेरा चेहरा थोड़ा लाल हो गया। सुजवान, मुझे खुशी है कि आप अपने मास्टर के बारे में इतना ऊंचा सोचती हैं, लेकिन आप कब तक मेरी बाहों में रहने की योजना बना रही हैं? सुजवान को तुरंत एहसास हुआ कि क्या हुआ था और वह जल्दी से खड़ी हो गई। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। मास्टर, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैंने सुजवान को एक असहाय नजर से देखा। बेशक मैं जानता हूँ, वरना मैं आपको मुझ पर टेक नहीं लगाने देता। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन मेरी आंखों के सामने आया। बधाई हो होस्ट, आपने टास्क पूरा कर लिया है। इनाम 1 लाख लाइंग फ्लैट पॉइंट्स। इसके बाद मैंने सुजवान को गंभीरता से देखा। आपकी छिपी हुई चोटों को आपके मास्टर द्वारा अभी पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है। हालांकि मैं उन्हें धीरे धीरे ठीक कर सकता हूं और उन्हें बिगड़ने से रोक सकता हूं, लेकिन इस इलाज को हर दिन करने की जरूरत है। अगर आप इसे स्वीकार नहीं कर सकती हैं तो मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगा। सुजवान जम गई।
हर दिन। वह समझ गई कि मैंने उसकी अनुमति क्यों मांगी थी। उपचार प्रक्रिया के दौरान उसके शरीर की हर मेरिडियन की मेरे द्वारा पूरी तरह से जांच की गई थी। मास्टर, यह एक गंभीर मामला है, कृपया मुझे इस बारे में सोचने का समय दें। इसके साथ ही सुजुआन मुड़ी और चली गई। मैंने असहाय होकर आह भरी। सुजुआन, अपने मास्टर को दोष मत देना। फिर मैंने अपने सामने मौजूद सिस्टम पैनल को देखा। उस पर लिखा था डेली टास्क, शिष्या की छिपी हुई चोटों की जांच करें। ये सब सिस्टम की गलती थी। उसने वास्तव में इस कार्य को एक डेली मिशन में बदल दिया था। मेरा चेहरा थोड़ा लाल हो गया। आखिरकार हर दिन 1000 लाइंग फ्लैट पॉइंट्स कौन मना कर सकता है। अगले दिन सुजुआन बिस्तर पर करवटें बदलती रही। अगर मैं सहमत होती हूं तो मैं तेजी से मजबूत बन सकती हूं, लेकिन क्या मेरी पवित्रता भी मायने नहीं रखती? दोनों विचार उसके दिमाग में जूझते रहे। तभी उसे कमरे के बाहर से मेरी आवाज सुनाई दी। वह बाहर आई और उसने मुझे उसके थके हुए चेहरे को देखते हुए पाया। सुजुआन, क्या आप कल रात ठीक से सोई नहीं? पहले तो वह कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन रात भर जागे रहने के बाद उसे गहरा अन्याय महसूस हुआ। अंत में वह इसे और अधिक नहीं रोक सकी। मैंने कल जो हुआ उस पर पूरी रात विचार किया। मैंने धीरे से उसके चेहरे को छुआ। ये आपके मास्टर की गलती है। सुजुआन जम गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं उसके चेहरे को छूऊंगा। अब से आपको अपने मास्टर के लिए उचित आराम करना होगा, तभी आप अच्छे से कल्टीवेट कर सकती हैं। ये सुनकर सुजुआन को शर्मिंदगी महसूस हुई। मास्टर केवल मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी मुझे उन पर मेरा फायदा उठाने की कोशिश करने का संदेह था। मास्टर, मैं डेली एग्जामिनेशंस के लिए सहमत हूं। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी आसानी से सहमत हो जाएगी। फिर सुजुआन ने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को बुलाया। मास्टर, चलिए सेक्ट प्लाजा चलते हैं। कुछ मिनट बाद सुजुआन और मैं गैदरिंग प्लाजा पहुंचे। मू काई चेंग ने दूसरे शिष्यों की ओर देखा और बोले, ठीक है, हम बैम्बू स्क्रिप्ट माउंटेन के लिए निकल रहे हैं। जैसे ही हम अपनी मंजिल पर पहुंचे, एक ग्लेज्ड बर्ड अचानक हमारे सामने दिखाई दी और हमला कर दिया। मू काई चेंग ने तुरंत एक डिफेंसिव तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे सभी शिष्यों की रक्षा हुई। फिर ग्लेज्ड बर्ड से एक आदमी नीचे कूदा। मू काई चेंग इस व्यक्ति के इरादों को स्पष्ट रूप से समझ गए। विरोधी संप्रदाय का मानना था कि स्वॉर्ड क्लाउड सेक्ट उनसे कमजोर था। अतीत में मू इसका आनंद ले सकते थे, लेकिन आज मेरे यहां होने से चीजें अलग थीं। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार खींची और उस आदमी की ओर एक शक्तिशाली स्वॉर्ड आभा जारी की। हमला देखकर वह आदमी दंग रह गया। ये इतना तेज कैसे हो सकता है? ये इतना तेज था कि वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका। तभी उसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन गया और उसने मुंह की स्वॉर्ड आभा को रोक दिया। मुंह ने एक कड़वी मुस्कान दी। एंसेस्टर शुआनबिंग, क्या आपको डर नहीं है कि 9 स्वॉर्ड्स पैट्रियार्क बदला लेंगे? दूसरी तरफ खड़ी महिला ने तिरस्कार से कहा, वह यहां नहीं है। उन्हें कैसे पता चलेगा कि यह बुढ़िया जिम्मेदार थी? उसी क्षण आसमान में 9 डिवाइन स्वॉर्ड्स दिखाई दी। इसके बाद एक आवाज आई, क्या तुम सचमुच सोचती हो कि यह पीठ अनुपस्थित है? उसी समय मैंने सिस्टम पैनल को देखा। एंसेस्टर शुआनबिंग को नौकरानी के रूप में भर्ती करें। इनाम 10,000 लाइंग फ्लैट पॉइंट्स। मैंने तुरंत स्वॉर्ड आभा की 9 धाराएं जारी की, जिससे एंसेस्टर शुआनबिंग की ठंडी ऊर्जा तुरंत तितर बितर हो गई। एंसेस्टर शुआनबिंग चौंक गई। 9 स्वॉर्ड्स पैट्रियार्क। हम दोनों पैट्रियार्क लेवल की हस्तियां हैं। अगर हम लड़ते हैं तो जरूरी नहीं कि मैं हार जाऊं। मैं मुस्कुराया। पैट्रियार्क लेवल के कल्टीवेटर्स के बीच भी अंतर होता है। एंसेस्टर शुआनबिंग समझ गई कि वह मेरी विरोधी नहीं हो सकती। आप क्या चाहते हैं? मिस्टिक आइस सेक्ट का सेक्ट मास्टर हक्का बक्का रह गया। उसके अपने पूर्वज ने इस तरह हार मान ली थी। फिर आसमान से आवाज एक बार फिर गूंजी, इस पीठ के पास एक नौकरानी की कमी है। तुम काफी उपयुक्त लगती हो। तुम मना कर सकती हो, बिल्कुल, लेकिन तब तुम्हारे सेक्ट के सभी लोगों की जान तुम्हारे हाथों में होगी। एंसेस्टर शुआनबिंग ने अपने दांत भींचे। फिर भी उसके पास कोई विकल्प नहीं था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आवाज आई। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एंसेस्टर शुआनबिंग केवल 800 साल की छोटी लड़की होगी। इस पीठ ने मान लिया था कि आप एक बूढ़ी दादी हैं। एंसेस्टर शुआनबिंग स्तब्ध रह गई। 9 स्वॉर्ड्स पैट्रियार्क ने सीधे उसके दिमाग में एक मैसेज ट्रांसमिट किया था, मैं आपकी नौकरानी बनने के लिए सहमत हो सकती हूँ। उसने वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए जवाब दिया, लेकिन मैं खुले तौर पर इसके लिए सहमत नहीं हो सकती। मैंने सिर हिलाया। यह आसान है, बस मिस्टिक आइस सेक्ट के किसी और भी बड़े पूर्वज का नाम बना दो। एंसेस्टर शुआनबिंग ने मेरी ओर इशारा किया, क्या आप मेरे ग्रैंड मास्टर ह्यूमन स्वॉर्ड पैट्रियार्क से नहीं डरते? आसमान में आवाज तुरंत थोड़ी सतर्क हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उनकी वंशज होगी, तो फिर इस पीठ को उनका एक एहसान मानना चाहिए। मू काई चेंग और लिहाओ ने एक दूसरे को देखा। मू काई चेंग ने तब कहा, फिर हम इसे पहले की तरह ही सुलझाएंगे। जिस पक्ष के शिष्य जीतेंगे उन्हें हर्ब गैदरिंग लोकेशंस को विभाजित करने का अधिकार मिलेगा। दोनों पक्षों ने 2-2 शिष्य भेजे। हमारी तरफ से मू काई चेंग ने अपनी शिष्या न्याणा को सुजुआन के साथ भेजा। पहली लड़ाई न्याणा की विरोधी शिष्य के खिलाफ लड़ाई से शुरू हुई। जैसे ही मैंने न्याणा को देखा, मैंने देखा कि 9th लेयर हेवनली रिलम पर होने के बावजूद उसने पहले ही स्वॉर्ड इंटेंट की एक झलक समझ ली थी। मैंने मुंह को अपनी आवाज ट्रांसमिट की, इस हर्ब गैदरिंग ट्रिप के खत्म होने के बाद न्याणा को दाऊ यान पीक भेज देना। मू काई चेंग स्तब्ध रह गए। ऐसा लग रहा था कि पैट्रियार्क ने न्याणा की प्रतिभा को स्वीकार कर लिया था। खुद मू काई चेंग को भी तब पैट्रियार्क ने व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं बुलाया था। जल्द ही न्याणा ने पहला मैच जीत लिया। विरोधी पक्ष ने तुरंत अपने दूसरे शिष्य को भेजा। मैं अपने बगल में खड़ी सुजुआन की ओर मुड़ा। सुजुआन, तैयार हो जाओ। सुजुआन तुरंत समझ गई कि मेरा क्या मतलब था। इस बात की पूरी संभावना थी कि न्याणा अगली लड़ाई हार जाएगी। निश्चित रूप से एक अगरबत्ती जलने में लगने वाले समय के बाद न्याणा को एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी ने हरा दिया जिसका कल्टीवेशन उससे एक रिल्म ऊपर था। फिर सुजुआन मंच पर आई। केवल एक एक्सचेंज के साथ वह इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसे देख भी नहीं सका। पल भर में उसने उन्हें हरा दिया। सुजुआन खुद भी स्तब्ध थी। मैं इतनी मजबूत कब हो गई?
बाद में जब सुजवान और मैं औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहे थे, मुझे अचानक महसूस हुआ कि इस हर्ब गार्डन में स्पिरिचुअल एनर्जी असामान्य रूप से घनी हो गई थी। इस क्षेत्र की सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद मुझे हर्ब गार्डन के नीचे एक प्राचीन मकबरा मिला। मैंने तुरंत सुजवान को इसकी खोज के लिए ले जाने की तैयारी की। तभी मेरे कानों में एक आवाज आई, 9 स्वॉर्ड्स पैट्रियार्क, आप कहाँ हैं? मैं तुरंत जान गया कि यह एंसेस्टर शुआन बिंग का वॉइस ट्रांसमिशन था। क्या बात है, क्या आपको मेरी नौकरानी बनने की इतनी जल्दी है? कुछ देर बाद एंसेस्टर शुआन बिंग, जिसका असली नाम चांगुन शियानुआ था, वहां पहुंची। उसने अचानक बढ़ी हुई स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में पूछा। मेरी स्थिति समझाने के बाद वह समझ गई कि क्या हो रहा था और जल्दी से मेरे पास आ गई। 9 स्वॉर्ड्स पैट्रियार्क कहाँ हैं? चांगुन शियानुआ ने पूछा। पैट्रियार्क परछाइयों में छिपे हैं, वह चाहते हैं कि तुम हमारे साथ अंदर प्रवेश करो। चांगुन शियानुआ जम गई। उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसे अंदाजा ही न हो कि क्या हो रहा था। सुजवान ने त्योरियां चढ़ाई, तुम बिना कुछ जाने यहाँ आ गई। मुझे मत बताओ कि तुम सोर्स/सिफारिश के जरिए अंदर आई हो। चांगुन शियानुआ का चेहरा तुरंत लाल हो गया। प्राचीन मकबरे में उतरने के तुरंत बाद हमें आगे एक पत्थर का शिलालेख मिला। उस पर लिखा था, डिमन एम्परर बोंगरोंग। दोनों लड़कियां चौंक गईं। ये वास्तव में 10,000 साल पहले की डिमन एम्परर की कब्र थी। किंवदंती थी कि यदि वह न होती तो दानव जाति का मानवता द्वारा बहुत पहले ही सफाया कर दिया गया होता। हम मकबरे में और गहरे चलते गए जब तक कि हमारे सामने एक विशाल द्वार दिखाई नहीं दिया। दोनों महिलाएं गंभीर हो गईं। वे जानती थीं कि यहीं से असली खतरा शुरू होता है। मैंने एक हाथ से दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। फिर मैं भ्रम में पड़ गया। अंदर एक भी किलिंग फॉर्मेशन नहीं था। एक प्राचीन मकबरा, फिर भी कोई फॉर्मेशन नहीं। क्या यह सचमुच डिमन एम्परर बोंगरोंग की कब्र थी? कुछ गड़बड़ थी, बहुत गड़बड़। मैंने सुजवान और चांगुन शियानुआ को अपने आसपास के अवसरों और खजानों का दावा करने का निर्देश दिया। जबकि मैं मुख्य ताबूत वाले कमरे की ओर बढ़ा। मैं मुख्य रूप से यह देखना चाहता था कि बोंगरोंग सचमुच अंदर लेटी है या नहीं। आखिरकार एक शक्तिशाली विशेषज्ञ के अवशेष मेरे लिए बेहद उपयोगी थे। उसी क्षण ताबूत के अंदर मुश्किल से जीवित बोंगरोंग को अचानक छींक आ गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। जैसे ही वह बोली, बोंगरोंग को अचानक एहसास हुआ कि वह जाग गई है। इस बिंदु पर वह अब इंसानी रूप में नहीं थी, क्योंकि उसके पास इसे बनाए रखने के लिए अपर्याप्त शक्ति नहीं थी। 10,000 साल पहले उसने आखिरकार एक अर्थ ग्रेड औषधीय जड़ी बूटी पाई थी जो उसे एक और जीवन जीने की अनुमति दे सकती थी, ड्रैगन स्प्रिंग ट्विन लोटस। हालांकि यह अभी तक परिपक्व नहीं हुआ था। इसे 10,000 वर्षों के लिए टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल वेन द्वारा पोषित करने की आवश्यकता थी। इसलिए उसने अपनी सारी जीवन शक्ति को सील कर दिया और एक झूठी मौत की स्थिति बनाई जो इतनी आश्वस्त करने वाली थी कि हेवनली दांव भी इसका पता नहीं लगा सका। फिर उसने अपने सामने मौजूद सीक्रेट रिल्म में टेलीपोर्ट करने के लिए ड्रैगन स्प्रिंग ट्विन लोटस का इस्तेमाल किया। लेकिन जब उसने अपने हाथ में देखा तो ड्रैगन स्प्रिंग ट्विन लोटस कहीं नहीं मिला। ये क्या बकवास है? मेरी नींव बहाल करने वाली औषधीय जड़ी बूटी कहाँ है? तभी उसने बहुत स्पष्ट कदमों की आवाज पास आते सुनी। एक घुसपैठिया, उस अर्थ ग्रेड जड़ी बूटी के बिना जो उसे एक और जीवन जीने देती, बोंगरोंग के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने घुसपैठिए को एक दर्दनाक कीमत चुकाने पर मजबूर करने का फैसला किया। उसी क्षण मैं अचानक चिल्लाया, क्या इसके अंदर जीवन शक्ति है? क्या बोंगरोंग अभी भी जीवित हो सकती है? बोंगरोंग गहराई से हिल गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि बाहर का व्यक्ति उसकी धुंधली जीवन शक्ति को कैसे महसूस कर सकता है। अर्थ ग्रेड ताबूत सभी हेवनली सीक्रेट्स को अलग करने में सक्षम था। उसने पूरी तरह सतर्क रहते हुए सावधानी से ताबूत खोला। जब ताबूत का ढक्कन पूरी तरह से उठा दिया गया तो मैंने अंदर एक बर्फ जैसी सफेद लोमड़ी देखी। इसके 10 पूंछ थे और एक अगला पंजा उठा हुआ था और यह इंसानी भाषा में बोली, हेलो। मैंने त्योरियां चढ़ाई, क्या तुम्हें डिमन एम्परर बोंगरोंग नहीं होना चाहिए था? तुम 10 पूंछ वाली डिमन फॉक्स क्यों हो? बोंगरोंग ने कोई लापरवाही से हरकत करने की हिम्मत नहीं की। उसका रूप भूल जाइए, उसका कल्टीवेशन ही अजीब था। लैंगकुआन को कथित तौर पर लॉ एनफोर्समेंट रिल्म की केवल 10वीं लेयर पर होना चाहिए था। या तो लैंगकुआन अपना कल्टीवेशन छिपा रहा था और पहले से ही उस रिल्म की 9वीं लेयर के शिखर पर था, या उसकी वास्तविक ताकत उसकी अर्थ रिल्म की 17वीं लेयर के पूर्व शिखर कल्टीवेशन से भी अधिक थी। ओल्ड फॉक्स, क्या तुम डिमन एम्परर बोंगरोंग को जानती हो? ओल्ड फॉक्स, इस आदमी ने वास्तव में उसे बूढ़ी कहने की हिम्मत की थी। अगर यह अतीत में होता तो वह उसका मुंह फाड़ देती। लेकिन यह आदमी उसे क्यों ढूंढ रहा था? क्या वह उसके अतीत का कोई दुश्मन हो सकता है जो शक्तिशाली बन गया था और यहाँ बदला लेने आया था? मैं उसे जानती हूँ, बोंगरोंग ने जवाब दिया। मैं ही वह थी जिसने उसे इस ताबूत के अंदर रखा था। अच्छा, तो यह बात है। मैंने आह भरी, यह देखकर कि मैंने अपनी सतर्कता कम कर दी है। बोंगरोंग को एहसास हुआ कि यह सही मौका था। वह पूरी गति से ताबूत से बाहर निकली और जैसे ही हमला होने वाला था उसने अपना अगला पंजा मेरी ओर घुमाया।